हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड जीके स्टडी। इस वीडियो में हम उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यह टेस्ट सीरीज 100 मार्क्स की होगी, जिसमें उत्तराखंड के न्यू पैटर्न पर आधारित 100 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। पहला है बाईं ओर अंत में, दूसरा है बाईं ओर शीर्ष पर, तीसरा है दाईं ओर अंत में, चौथा है दाईं ओर शीर्ष पर। इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर शीर्ष पर। तो जब हम अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखते हैं तो प्रेषक का नाम हमेशा बाईं ओर शीर्ष पर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो शब्द लिंग वचन आदि के आधार पर नहीं बदलते उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? पहला है विकारी शब्द, दूसरा है रूढ़ शब्द, तीसरा है अविकारी शब्द, चौथा है योग रूढ़ शब्द। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द। ऐसे जो भी शब्द जो लिंग वचन आदि के आधार पर नहीं बदलते उनको अविकारी शब्द कहते हैं, और जो बदलते हैं लिंग वचन आदि के आधार पर उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसमें एक टर्म आई है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको हम और खंडित नहीं कर सकते, मतलब इनको हम और नहीं तोड़ सकते। जैसे हमारे पास कोई शब्द है आज, तो इसको आप खंडित नहीं कर सकते, क्योंकि इसको खंडित करने पर या इसको तोड़ने पर आपको कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और एक होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे मैंने कहा आज और कल, तो दोनों को मिलकर क्या बन गया? आज कल। तो ये शब्द आ जाएगा योग रूढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहली है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी और चौथी है बिहारी हिंदी। तो जो खड़ी बोली है वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों तथा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। तो पहला है अर्ध सरकारी पत्र, दूसरा है सरकारी पत्र, तीसरा है परिपत्र और चौथा है राजपत्र। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सरकारी पत्र। सरकारी पत्र ऐसे होते हैं जो इन सभी विभागों को लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन मुक्तिबोध की नहीं है? पहली है भूरी भूरी खाक धूल, दूसरा है चांद का मुँह टेढ़ा, तीसरा है विपात्र, चौथा है पहाड़ पर लालटेन। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं विपात्र तक, भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुँह टेढ़ा और विपात्र, ये तीनों रचनाएं हैं गजानन मुक्तिबोध की। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि विपात्र किसकी रचना है, तो आप बताओगे गजानन मुक्तिबोध की। जो इसमें से इनकी रचना नहीं है वो है पहाड़ पर लालटेन। और जो पहाड़ पर लालटेन है ये रचना है मंगलेश डबराल जी की। मंगलेश डबराल जी की ये रचना है। इसी के साथ मुक्तिबोध की दो रचनाएं और हैं, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, तो आप बताओगे गजानन मुक्तिबोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी की नहीं है? तो आपको बताना है कि मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। जो पहला है कुरु कुरु स्वाहा, दूसरा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तीसरा है नेताजी कहीन और चौथा है ब्रह्म राक्षस। तो अभी हमने देखा कि ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है। तो इसमें से जो ये 3 बच गए ये हो जाएंगे मनोहर श्याम जोशी की रचनाएँ। साथ ही मनोहर श्याम जोशी की और रचनाएँ हैं कसब, क्याप, सिल्वर वेडिंग, जो कि बहुत ही फेमस रचना मनोहर श्याम जोशी की, जिसके कि पात्र को भी यूपीएससी ने पूछा है कि सिल्वर वेडिंग के पात्र कौन थे। तो इसमें यशोधर बाबू जो है इसके पात्र थे। अगली रचना है इनकी बुनियाद, हम लोग, हम जात, कौन हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह हमने पढ़े हैं, उनमें से जो हंस पद है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? पहला है वाक्यों को पूरा करने के लिए, दूसरा है अर्थ स्पष्ट करने के लिए, तीसरा है संकेत देने के लिए और चौथा है लिखने में अक्षर छूट जाने पर संकेत देने के लिए। तो जब हमारे पास कोई अक्षर हमने लिखा, जैसे कि हमने लिखा राम जाता है, तो यहाँ पे अगर हमने कभी क्या होता है कि हम सीधे ऐसे लिख देते हैं राम है, तो अगर हमको यहाँ पे ये जाता शब्द छूट जाता है तो इस तरीके का एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे कि हम हंस पद कहते हैं। हंस पद से क्या होता है कि हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि ये ऊपर की तरफ हमने लिखा है जाता, तो मतलब यहाँ पे ये शब्द था, तो इसे हम हंस पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विदुर का स्त्रीलिंग है। पहला है विदुरीन, दूसरा है विधवा, तीसरा है विदुरी और चौथा है विदुरान। विदुर का स्त्रीलिंग हो जाएगा विधवा। विदुर का अर्थ होता है कि जिसकी पत्नी न हो उसे कहते हैं विदुर, और विधवा वह होती है जिसका पति न हो उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सदानंद में कौन सी संधि है? पहला है व्यंजन संधि, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है यण संधि। जब हम सदानंद का संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास आता है सत धन आनंद। तो सत धन आनंद, तो पहला ही हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे व्यंजन दिख रहा है। तो जब व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ संधि होती है तो वहाँ पे कौन सी संधि आती है? तो वहाँ पे व्यंजन संधि आती है। तो यहाँ पर सदानंद में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं में विशेषण है।
तो इस जो वाक्य हमारे पास दिया है, कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक विशेषण और चौथा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें कुछ पूछ रहा है ना कि कुछ पता नहीं है कितना है, तो ये आ जाएगा अनिश्चित और संख्यावाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साथ ही जान लेते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और विशेषण के 4 भेद हमारे पास होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, चौथा होता है परिणाम बोधक विशेषण। तो जो संख्यावाचक विशेषण है ये 2 प्रकार का है यहाँ पे, एक है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक वह है जहाँ पे हमको निश्चित संख्याएं दी हुई है 1 2 3 4 करके। जब हमें निश्चित संख्याएं न दी हो तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं, जैसे कि कुछ, थोड़ा, बहुत। तो इस तरीके के जो भी विशेषण आ जाएंगे ये हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण बताना है हमको। पहला है वह धीरे से बोलता है, दूसरा है वह काला कुत्ता है, तीसरा है रमेश तेज धावक है, चौथा है सत्यवाणी सुंदर होती है। तो पहले तो जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो क्रिया वह होती है जो कार्य करना या होना, उसको हम क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह धीरे से बोलता है, क्योंकि बोलना एक क्रिया है और बोलने की जो विशेषता वो बता रहा है ये धीरे शब्द है। तो कैसे बोलता है? वो धीरे बोलता है, इसलिए ये वाला पहला आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह है? तो से जो है हमें यहाँ पे बताना है कि ये किस प्रकार का कारक चिन्ह है। तो पहला है कर्म कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे अपादान कारक, क्योंकि जहाँ पर भी अलगाव का भाव उत्पन्न हो, मतलब जहाँ पे भी अलग होने का पता चल रहा हो, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या बच्चे घर से निकल गए हैं, तो इस तरीके के जहाँ पे भी से का शब्द, जहाँ पे भी यह से कारक प्रयुक्त होता है या से कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। साथ ही जान लेते हैं कारक। कारक के हमारे पास 8 भेद होते हैं और इन 8 भेदों के साथ ही विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे अपादान की विभक्ति है से, या हम उसे कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो 8 कारक यहाँ पे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो ये आपको याद करने हैं पूरे 8 के 8 कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाथी को हाँकने का लोहे का हुक है। तो हाथी को हाँकने वाले लोहे के हुक को क्या कहा जाता है? पहला है अंकुश, दूसरा है अग्रज, तीसरा है अगोचर, चौथा है अधीरथ। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा पहला अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है हाथी को हाँकने का लोहे का हुक। जो अग्रज है यहाँ पे, अग्रज का सीधे सीधे मतलब होता है जो पहले जिसका जन्म हुआ है, हमसे बड़ा जो हो, उसको हम अग्रज कहते हैं। अगोचर, अगोचर का मतलब होता है कि जो इंद्रियों से परे हो, उसको कहते हैं अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। पहला है सीता कपड़ा सीती है, दूसरा है यहाँ बैठा नहीं जाता, तीसरा है कपड़ा सिया जाता है, चौथा है यह काम तुमसे संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमको भाववाच्य बताना है। तो भाववाच्य क्या होते हैं पहले जान लेते हैं। तो यह जब क्रिया का जहाँ पे भाव प्रधान होता है, तो कोई भी क्रिया है वहाँ पे क्या है, भाव प्रधान हो, उसको कहते हैं भाववाच्य। और साथ ही क्रिया कैसी होनी चाहिए? अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई कर्म नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। तो ये आ जाएगा भाववाच्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, दूसरा है मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तीसरा है परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, चौथा है क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ पे हम 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे पहला है मैं पढ़ता हूँ, तो यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दूसरा है वह गाता है, यह भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, लेकिन जो और शब्द है इन दोनों को जोड़ता है। जहाँ पे भी 2 वाक्य साथ में जुड़ रहे हो वहाँ पे आता है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहला है ब्राह्मण अपभ्रंश, दूसरा है शौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा है खस अपभ्रंश, चौथा है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो पहाड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो खस अपभ्रंश से हुआ है, और ये खस अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, संकर शब्द सीलबंद बना हुआ है। तो बताना है यहाँ पे कि जो सीलबंद शब्द है वो किन 2 शब्दों से मिलकर बना है।
पहला है अंग्रेजी भाषा का या फारसी भाषा का, दूसरा है फारसी अंग्रेजी, तीसरा है अंग्रेजी और हिंदी, चौथा है हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और फारसी। पहला जो शब्द है सील, सील जो है वो आता है अंग्रेजी में और जो बंद शब्द है ये आ जाएगा आपका फारसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं ये बताना है। पहला यहाँ पे विकारी शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द। तीसरा है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द बताना है यहाँ पे। पहला है ज्योत्सना, दूसरा है दुरात्म्य, तीसरा है व्यावसायिक और चौथा है आशीर्वाद। तो जो इसमें अशुद्ध है वो है आशीर्वाद, क्योंकि ये आशीर्वाद नहीं लिखा है, ये लिखा है आशीर्वाद। तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद। वा के ऊपर हम लगाते हैं र की डंडी, तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है। बाकी सब सही लिखे हुए हैं। ज्योत्सना इसी प्रकार लिखा जाता है, दुरात्म्य में भी, व्यावसायिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बिना कार्य न चल सके के लिए एक शब्द है। पहला है अपरिमेय, दूसरा है अपरिग्रह, तीसरा है अपरिहार्य और चौथा है अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिसके बिना कार्य न चल सके। साथ ही साथ औरों को भी देख लेते हैं। पहला है अपरिमेय, अपरिमेय का अर्थ होता है जिसे मापा न जा सके। दूसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि जितना शरीर के लिए धन आवश्यक है उतना ही हम लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। और चौथा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वो होती है अतिशयोक्ति। कहते हैं ना, इसकी अतिशयोक्ति मत करो। तो ये तो हुई हिंदी के 20 क्वेश्चन जो कि आपके उत्तराखंड के पैटर्न पर आधारित थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो पहला इसमें ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे हैं भैरवदत्त जोशी, तीसरे हैं गोरखवीर खड़क बहादुर, चौथा है ज्वालादत्त जोशी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ज्वालादत्त जोशी, क्योंकि इन तीनों ने ही इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई। पहला है देवीचंद, दूसरा है रुद्रचंद, तीसरा है भारतीचंद और चौथा है उद्योगचंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे रुद्रचंद। रुद्रचंद ने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था। पहला है पी विडम, दूसरा है जॉर्ज विलियम ट्रेल, तीसरे हैं के.एल. मेहता और चौथे हैं कैंपबेल। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा पी विडम। पी विडम के शासनकाल में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। और कुली बेगार प्रथा हम जानते हैं, बेगार प्रथा क्या होती है। तो उत्तराखंड में जो बेगार दिया जाता था, बेगार का मतलब होता है कि लोगों को बिना पैसों के ही उनसे अपना काम करवाया जाता था। और ये जब ब्रिटिश का रूल यहाँ पे उत्तराखंड में होता था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये चलता था। लोगों के पास एक रजिस्टर होता था, उसमें लोगों के नाम लिखे हुए होते थे, हर किसी की बारी लगी हुई होती, ये जाएगा वो जाएगा। बाद में क्या हुआ कि 13 और 14 जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में लोगों ने वो बेगार का रजिस्टर जो है उसे फाड़ कर नदी में बहा दिया और इस प्रथा का अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया। पहला है दुर्गादत्त जोशी, दूसरे हैं विक्टर मोहन जोशी, तीसरे हैं अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा और चौथे हैं बद्रीदत्त पांडे। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा दुर्गादत्त जोशी। पहला ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। साथ ही अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा जी हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गढ़वाल केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और बद्रीदत्त पांडे, अभी हमने देखा इनको कुली बेगार को खत्म करने में ये बहुत सक्रिय थे और इनको कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। पहला है उधम सिंह नगर, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है चंपावत और चौथा है बागेश्वर। तो इन तीनों में से जो बागेश्वर है नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। बाकी ये तीनों जिले उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। तो पहला है हरिकृष्ण रतूड़ी, दूसरे हैं पुष्कर सिंह धामी, तीसरे हैं कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, चौथे हैं राधा रतूड़ी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदे गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा व बाल गंगा, बाल खिला किसकी सहायक नदियां हैं। तो ये सारी सहायक नदियां बतानी है किसकी है। पहला है पश्चिमी रामगंगा की, दूसरी भागीरथी की, तीसरी है पिंडर, चौथी है यमुना। तो ये सारी नदियां हैं भागीरथी की सहायक नदियां हैं। ये मेदे गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा, बाल खिला या बाल गंगा, सब भागीरथी की सहायक नदियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन विकसित किया गया है। पहला खुरपाताल, दूसरा है रानीखेत, तीसरा है लाल कुआं और चौथा है हल्द्वानी। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा लाल कुआं नैनीताल में। लाल कुआं नैनीताल में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। तो यह कब किया गया? दिसंबर 2018 में। सेकेंड है अगस्त 2020 में, या सितंबर 2021 में, या नवंबर 2022 में। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा दिसंबर 2018 में। दिसंबर 2018 में उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। तो पहला है उत्तराखंड में, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है गोवा, चौथा है महाराष्ट्र। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। साथ ही साथ 37वें खेलों का आयोजन ये हुआ था गोवा में। इसका जो शुभंकर है, शुभंकर राष्ट्रीय खेलों का, वह रहा उत्तराखंड में हिमालयन मोनाल। साथ ही साथ इसमें 34 खेल प्रतियोगिताएं होंगी जो कि उत्तराखंड के 7 शहरों में आयोजित की जाएंगी। उसमें से पहला है देहरादून, दूसरा है हल्द्वानी, तीसरा है हरिद्वार, चौथा है कुल्लू भुज, पांचवा है ऋषिकेश, छठवां है नैनीताल, सातवां है रुद्रपुर। इन 7 शहरों में इनको आयोजित किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं जरूर बताएं।